ma'am. Just a minute. हाँ जी. Okay, ma'am, is it visible? हाँ जी, visible. जी ma'am, please start. I think ये presentation mode में नहीं है, but ठीक है. That's okay. Okay. Good evening everyone. Myself प्रेरणा मेहता and details तो नहीं बताऊंगी क्या है. So it's leave that. But हम अभी यहाँ पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजीज इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन टू इंडियाज चैलेंज. मतलब इंडिया में जितने चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशन दे सकते हैं या निकाल सकते हैं. इस पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया है क्रिस्पर क्रॉनिकल्स का. ये क्या है? क्रिस्पर क्रॉनिकल्स एक एडिटिंग टूल है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. तो मेरा बेसिकली यहाँ पर पूरा फोकस है क्रिस्पर पे. बस हम यहाँ पर आपकी इको हो गई है. अब आ रही है क्या नॉर्मल? अब ठीक है. ओके. तो यहाँ मैंने एक चेंज क्या किया है, क्रिस्पर को एक ऐड कर दिया है. क्रिस्पर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जिससे क्या होगा, हमारा मेन फोकस होगा स्टार्ट करें. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पर एक चेंज ये है कि हम क्रिस्पर पर फोकस करेंगे अपार्ट फ्रॉम क्या, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है उसके अलावा. मैम नेक्स्ट. नेक्स्ट. मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. Okay. मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? Yes, तो यहाँ पर आ रहा है पहला स्लाइड है हमारा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. इन जनरल हम सेल का पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. मैं यहाँ पर सिर्फ एक सुपरफिशियली चीजें बताऊंगी बिकॉज यू पीपल फ्रॉम बायोटेक, मतलब जितना आपका बैकग्राउंड है तो इतना डिटेल नहीं, बस एक बेसिक है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं. तो यूकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं? न्यू सेल्स, मतलब जिनमें कंपार्टमेंट होता है अपने अपने कंपोनेंट का. हर एक कंपोनेंट का अपना एक काम होता है, वो काम वही करता है, उसका काम कोई और नहीं करता है. डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है इसमें यूकैरियोटिक सेल में. जबकि आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, जहां पर कंपार्टमेंट्स नहीं होते, एक ही कंपार्टमेंट में सारी चीजें लगी हुई होती हैं. और वो कैसा होता है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड में मॉडिफाई नहीं होता, ज्यादा अच्छा नहीं होता, वो प्रिमिटिव तरीके से प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट. नाउ न्यूक्लियस, गेटवे टू जेनेटिक कोड, डीएनए एंड क्रोमोसोम. तो इसके पहले हम तीन चीजें पढ़ लेते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम एंड जीन. ये तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या है? किसी को पता है क्या तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या है? ओके, हिमांशु प्लीज. ओके, लीव. चीजें होती है इशू तो लेट इट बी, नो इशू. मैम प्लीज, वो कर चुकी है मैम म्यूट अपने आप को. सो आप लोगों में से कोई बताएगा क्या डीएनए और क्रोमोसोम और जीन में क्या चेंजेस होते हैं या क्या होता है वो, विदाउट एनी चैट जीपीटी और एनी डीएनए बेसिक बताना है बिना रटा हुआ. जो डीएनए होता है वो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो केमिकल फॉर्म में होता है, जबकि जो क्रोमोसोम होता है वो उसका एक स्ट्रक्चरल फिजिकल फॉर्म होती है. मतलब डीएनए पैकेजिंग के कारण क्रोमोसोम बनता है और जीन हर डीएनए का एक छोटे से छोटा सेगमेंट होता है. परफेक्ट. तो डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमको, हेरिडिटरी मटेरियल है जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है. जबकि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, उसका कंडेंस्ड फॉर्म है. जो हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम. और उस क्रोमोसोम या उस डीएनए का सीक्वेंस, छोटा सा सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या है, डीएनए. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल. ये बनता किससे है, न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारा,
अमाइनो एसिड। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, ये चारों क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या निकला डीएनए स्ट्रक्चर जो क्या है न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन से पैकेज्ड है, जिसके सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं जीन। और जीन के अंदर जो कलरफुल चीजें हैं जो ब्लू ग्रीन ब्लू रेड येलो दिख रहा है आपको, पर्पल दिख रहा है, वो क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। किसी को पता है क्या होता है डिफरेंस? एनीवन? The difference of phosphate group. Nucleotide has phosphate group, nucleoside में phosphate group नहीं होता। एग्जैक्टली हमेशा याद करने एक तरीका है न्यूक्लियोसाइड, साइड मींस एस मींस सिंगल, एस मींस सिंगल, वहां पर फॉस्फेट नहीं होगा। टाइड मतलब 3 चीजें होंगी वहां पर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट यहां पर आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मींस डीएनए से आरएनए, आरएनए भी कौन सा पर्टिकुलरली एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन के प्रोसेस को, ये तीनों प्रोसेस को हम कंप्लीटली क्या कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। जहां पर डीएनए से एमआरएनए बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यही प्रोसेस होता है जहां पर हमको ब्लूप्रिंट मिलता है किसका डीएनए का। ठीक है, और यहाँ से जो आरएनए से प्रोटीन बनता है वो हमको क्या बताता है कि फाइनली जो फिनोटाइप है हमारा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डीऑक्सीराइबोज और एक राइबोज, 2 टाइप के शुगर प्रेजेंट हैं। तो डीऑक्सी मतलब सेकेंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की एब्सेंट होना या पर कमी होना, उसको हम क्या बोलते हैं डीऑक्सी। जबकि राइबोज मींस क्या होता है जिसमें सेकेंड पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर क्या होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने जैसे बताया ट्रांसक्रिप्शन होता है ब्लूप्रिंट, जेनेटिक मटेरियल का ब्लूप्रिंट। डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर देखिए लीडिंग और प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू, मैं इसलिए एक्चुअली मिक्स कर रही हूँ सबको समझ आए, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा मैं पढ़ रही हूँ पूरा इंग्लिश में। लीडिंग और लैगिंग 2 स्ट्रैंड्स होती है। लीडिंग में क्या होता है कंप्लीटली 5 to 3 में बनता जाता है स्टार्टिंग से, जबकि जो लैगिंग है जो यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो कैसा रहेगा लैगिंग मींस छोटे छोटे पार्ट्स में बनेगा स्ट्रैंड, और लास्ट में क्या आएगा डीएनए लाइगेज आएगा, वहां पर ऐड करेगा और एक क्या बन जाएगा एक कंप्लीट एक स्ट्रैंड बन जाएगी। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे अपने को प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन, हेलिकेज प्रोटीन, लाइगेज प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, ये सारे एंजाइम यहाँ पर यूज होंगे। नाउ ट्रांसलेशन, या श्योर आई विल गिव द पीडीएफ, श्योर। डिकोडिंग द ब्लूप्रिंट। अब हमको जो ब्लूप्रिंट मिला है डीएनए से जो एमआरएनए मिला है उसको हम डिकोड कर रहे हैं किसमें ट्रांसलेशन में। तो बेसिकली इसमें क्या बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है प्रोटीन से, राइट। तो हमारा फाइनल स्टेज में क्या था डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोल रहे थे। तो फाइनल हमारा क्या बनेगा प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन में देखिए टीआरएनए जो हम हमेशा पढ़ते हैं क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ पढ़े होंगे आप लोगों ने टीआरएनए में। तो वहां पर वो टीआरएनए आता है, 3 एंटीकोडॉन लाता है, और एंटीकोडॉन क्या करता है अपना अपना कोडॉन लेके अटैच करते करते पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, राइट। नेक्स्ट, मैं इतना डिटेल नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक और बायोटेक वालों को पूरा मालूम है। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक। अब आ रहा है डिकोडिंग द जेनेटिक्स ऑफ अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप नाम से ही समझ आ रहा है, जीनोटाइप मींस जीन, जेनेटिक लेवल, आपका डीएनए का सीक्वेंस क्या है वो कौन बताएगा आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जेनेटिक्स, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिखेगा कैसे वो कौन बताएगा आपका फिनोटाइप। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जीनोटाइप क्या लिखा है हमारा डीएनए, डीएनए का सीक्वेंस है, वो क्या करा डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन कैसा दिखेगा फाइनली हमारी बॉडी में कैसा दिखेगा वो क्या बताता है फिनोटाइप। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कैट के कलर्स हैं, डार्क कलर, मल्टी कलर, पैचेस में हाफ व्हाइट हाफ ब्लैक, तो ये क्या है उसका फिनोटाइप। अगर हम बोलेंगे इसका फिनोटाइप का है तो ब्लैक कलर है, जबकि इसका जीनोटाइप क्या होगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, और ये सीक्वेंस में क्या होगा
राइट, फिजिकल फीचर्स। तो फिर जीनोटाइप में क्या होगा, उसका सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ATGC, ये 4 चीजों से ही जो एक सीक्वेंस बनता है वो कौन बताएगा हमको, जीनोटाइप। ओके, नेक्स्ट। डिकोडिंग जीन एंड डिजीज, अंडरस्टैंडिंग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, वही स्लाइड को एक बार और अच्छे से समझेंगे। प्रमोटर रीजन क्या करता है, प्रमोट करता है, स्टार्ट करता है वो प्रोसेस को। तो यहाँ पर जीन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं। तो इंट्रॉन क्या होते हैं, जो कोड नहीं करते हैं। जो एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जो कोड करते हैं, जो सीक्वेंस कोड करता है। तो वो कोड क्या करेगा, सीक्वेंस को करेगा। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, फिनोटाइप। एंड नेक्स्ट, नाउ फाइनली जो अब तक हमने पढ़ा है, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, जो कंडेंस्ड फॉर्म है किस चीज का, डीएनए का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का। और वही डीएनए का सीक्वेंस, छोटे से पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, या सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं, जीन। नेक्स्ट, देखिए एक चीज बताना चाहूंगी इन बिटवीन कि आपका जेनेटिक्स जो है बहुत ही वाइड एरिया है। इट्स नॉट कि इतना मैंने पढ़ाया है या इतना मैं बता रही हूँ तो ये इतना ही है, जी नहीं, ये बहुत है। सैटेलाइट डीएनए, टेलोमर, पीट है, पी आर्म, क्यू आर्म, पैटिड, बहुत सारी चीजें हैं जो है। बट टाइम को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए और अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम ये पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि इतना ही है और इतना ही में खत्म हो रहा है। इट्स अ वाइड एरिया। अगर आप इसके रिसर्च में भी जाएंगे, इसमें आप पेपर्स देखेंगे, तो जस्ट एक आप जीन लिखिए और वो आपको करोड़ों दिखा देगा, राइट। पर मेरा आज का फोकस है क्रिस्पर पे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू देते देते वहां तक लेके जा रही हूँ कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी, तो यहाँ पर आके जो हमारा ट्रेजेडी है, जो क्रिस्पर है, वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो वेरिएशन इन ह्यूमंस, जेनेटिक डिजीज, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक डिजीज है, जहां पर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है ओवल शेप जो होता है वो सिकल शेप में हो जाता है। अब ये हो तो जाता है, इससे डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे ब्लड की कैपेसिटी है रेड ब्लड सेल की कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले सकता है, जब सिकल सेल हो जाएगा तो वो 4 नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, राइट। ठीक है, तो ये अब प्रोसेस तो पता चल गया, रीजन। अब ये जेनेटिकली कैसे हो रहा है, तो HBB बनना था, वहां पर वो क्या बन रहा है, HBS। जहां वो HBB बना है वो HBA से मिलके पक्का पूरा एक एंटीबॉडी बना था, बट वो क्या बना रहा है, HBS, जो क्या कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बना रहा है। मींस एक देखिए यहाँ पर एक ही न्यूक्लियोटाइड के चेंज है, GAG-GTG, अगर वो GAG बनाता तो वो नॉर्मल अपना रेड ब्लड सेल बनाता, बट अगर जब वो GTG बना रहा है, मतलब वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज में, सोचिए आपको इतनी बड़ी डिजीज हो गई, सिकल सेल डिजीज। हीमोग्लोबिन बी, HBB मींस हीमोग्लोबिन बी, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन सिकल सेल का S। आर्म्स होते हैं ना, वो वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक बड़े से स्टडी में अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाख भर या 1000 लोगों के बीच में एक स्टडी कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज है तो वो क्या कर रहा है, कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में। इसमें एक स्टडी आती है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, जब GWAS, बीटा थैलेसीमिया, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल, ठीक है, बीटा, हाँ बीटा वही होगा वो, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी GWAS। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम 1000 लोग, फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 लोगों को ले रहे हैं, तो एक कंट्रोल लेते हैं और एक हम केस स्टडी लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे उनका एक जीन सीक्वेंस करेंगे 1000 लोगों का। फॉर एग्जांपल वहां पर 38% को क्या है, डिजीज है, कौन सी, हार्ट डिजीज। अगर वहां पर 1000 लोगों में 38% को हार्ट डिजीज है, तो कॉमनली एक सीक्वेंस तो ऐसा होगा वो 38% में जो सब में होगा। सब में मीन्स उस 38
परसेंटेज लोगों में एक सीक्वेंस कॉमन होगा, जो हमको स्टडी में बताएगा कि हाँ ये सीक्वेंस था इसलिए इन्हें हार्ट डिजीज है। Am I clear? 1000 लोग हैं जिसका हमने सबका सीक्वेंस को सीक्वेंसिंग किया, उसके बाद पता चला कि 38% लोगों में एक सीक्वेंस कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ 38% वालों में ही एक सीक्वेंस कॉमन है, और वो सीक्वेंस क्या बता रहा है हमको कि हाँ ये सीक्वेंस है तब इनको हार्ट डिजीज है, या ये सीक्वेंस से हार्ट डिजीज होता है। ये हमको कौन बताता है? क्वास। नेक्स्ट, अब आती है कहानी क्रिस्पर की। तो क्रिस्पर के पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियेज एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेज, टैलेंट्स, ये दोनों और एक क्रिस्पर, ये सारे क्या हैं? एडिटिंग टूल्स हैं। एडिटिंग टूल्स मतलब अगर हमको डीएनए में कहीं पर कट करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है और हमको वहां पर कट करना है, तो हम एडिटिंग टूल यूज करते हैं, जिंक फिंगर वाला और टैलेंट्स का। तो ये दोनों पहले, जब तक क्रिस्पर नहीं आया था उसके पहले ये बहुत ज्यादा क्या थे? काम पे कर यूज करते थे, बहुत वाइडली यूज होते थे, राइट? तो ये एडिटिंग टूल बहुत यूज होते थे। क्यों होते थे? ये क्या करते थे, इनका एक पूरा एक पैम रीजन था, इनका एक रीजन था जो वहां जाके अटैच होता था, अटैच होने के बाद वहां पर कट करता था और कट करने के बाद वो अलग कर देता था। बेसिक डिफरेंस क्या बताया जाएगा कि जिंक फिंगर और टैलेंट वाला जो ये दो है वो प्रोटीन बेस्ड एडिटिंग टूल है, मतलब ये प्रोटीन से बने हुए हैं, जबकि जो क्रिस्पर है वो किससे बना हुआ है? आरएनए पे बना हुआ है। मैं समझा पा रही हूँ? जो ZFN है और टेलन है, ये दो एडिटिंग टूल प्रोटीन बेस्ड बने हैं एडिटिंग टूल है, मतलब प्रोटीन का मोटिव है, वो आगे जाके क्या करता है, वहां पर एंजाइम आता है और एंजाइम आके क्या करता है? कट करने का काम करता है। जबकि जो क्रिस्पर है वहां पर आरएनए है जो क्या करेगा? अटैच होगा और अटैच होने के बाद गाइडेड आरएनए आएगा और वहां पर जाके कट करेगा। ओके, तो पहले कैसा था? सेवरल लिमिटेशन। कोई भी चीज की डिस्कवरी कब होती है? जब हम जो कंटिन्यू यूज करते जा रहे हैं और उसमें हमको कुछ चीजों में क्या आ रही, रुकावट आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नया इनोवेट होता है, राइट? हमेशा यही होता है कि हमारी जो नीड है उसकी वजह से डिस्कवरी होती है, इनोवेशन होता है, राइट? तो लिमिटेशन क्या थी? डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों क्या थे? ZFN और टैलेंट प्रोटीन इंजीनियरिंग थे। तो प्रोटीन तो कैसा होता है? हल्के से टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है, राइट? तो इसलिए वो एक तो लेबर इंटेंसिव था और कॉस्टली था। ऑफ टारगेट इफेक्ट्स मतलब अचानक से म्यूटेशन कर देता था, टारगेट पे जल्दी कट नहीं कर पाता था। अब म्यूटेशन क्या होता है, किसी को पता है क्या? सडन चेंज। सडन चेंज चाहे एनवायरमेंट से हो, चाहे रेस से हो, चाहे केमिकल से हो, किसी से भी कोई भी चेंज आ जाए अचानक से, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो प्रोटीन में म्यूटेशन जल्दी हो जाता था, या फिर जब ये लोग कट करते थे ZFN और टैलेंट, तो वहां पर म्यूटेशन आ जाता था, मतलब वो स्टेबल नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस इज चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। मतलब हम एक तो ये एडिटिंग टूल है, तो हम क्या करते थे? इस एडिटिंग टूल में अपने अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस डालते थे कि हमको ATGC वाले का सीक्वेंस चाहिए। अब डिफरेंट में डिफरेंट सीक्वेंस होते थे, तो इसको बनाने में क्या करना था? टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि प्रोटीन बनाना है, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, थर्ड स्टेप को हम लेना, तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक हमारा ZFN और टैलेंट नहीं वर्क कर पाएगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब इसको ओवरकम कौन किया? क्रिस्पर। इसका सिंप्लीफाइड डिजाइन क्या था? क्योंकि ये RNA बेस्ड था। RNA कैन बी इजिली डिजाइन्ड टू टारगेट स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। हमेशा अपन ऐसे ही करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, RNA पॉलीमरेज, RNA प्राइमर करते हैं, PCR में भी RNA प्राइमर डालते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि RNA क्या है? इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब एकदम टारगेट जो है वहीं पर जाके वो कट करता है, ना कि ऑफ टारगेट जैसे ZFN और टैलेंट करते थे। हाँ, माइक्रो RNA कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यस, कैन बी यूज्ड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। क्रिस्पर सिस्टम हाईली एडेप्टेबल किसमें है? फ्लेक्सिबिलिटी में और स्केलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस RNA बेस्ड है तो उसका सीक्वेंस करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। नेक्स्ट,
Now, zinc finger nucleases, talon effector nucleases, CRISPR Cas protein. देखिए यहाँ पर बड़ा करके अगर देखा जाए तो FOK1 न्यूक्लियस और जिंक फिंगर बाइंडिंग मोटिफ है, राइट? तो FOK1 क्या है? फ्लेवोबैक्टीरियम एक्टिनोकॉइड्स का एक बैक्टीरिया से लिया गया है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे जेनेटिक में क्या काम आता है? क्या काम आता है? मॉलिक्यूलर सीजर काम आता है। हाँ, हम इसको बायोटेक में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, राइट? हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां आया वहां पर वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर सीजर। तो वो कट करने का काम करता है। अब ये एडिटिंग टूल है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर ये तीनों क्या कर रहे हैं? कट करने का ही काम कर रहे हैं। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? प्रिसीशन और इजीली कैसे कर पा रहे हैं, बस इसी दो पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर FOK1 आएगा, न्यूक्लियस वो क्या करेगा? आके अटैच होगा, वो बताएगा कि ये वाले लोकेशन पे हमको कट करना है। तब जिंक फिंगर बाइंडिंग मोटिफ आएगा और वहां पर डबल स्ट्रैंडेड कट करेगा। दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करने का काम करेगा। मैं अगर पूरे इंग्लिश में बोलूंगी तो आप लोगों को लगेगा मैं पूरा रट के बोल रही हूँ। No, ma'am, it's okay. Ma'am, it's okay in Hindi also. हाँ, बाकी ऐसे करने का कोई मना नहीं है, मतलब मुझे आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जो टैलेन है, टैलेन क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड लाइक इफेक्टर। यहाँ पर भी FOK1 न्यूक्लियस आएगा। यहाँ पर पहले FOK1 वहां पर अटैच होगा, कौन से टारगेट में अटैच होना है, फिर ये आएगा इफेक्टर टैलेन और वहां पर आके उसको कट करेगा। ये भी क्या है? दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा। अब आता है हमारे कहानी का हीरो CRISPR Cas प्रोटीन। यहाँ पर क्या देखिए? PAM लिखा हुआ है, राइट? PAM प्रोटोटाइप मोटिफ स्पेसर। ये वाला क्या? एडजेसेंट स्टेप वो है, मोटिफ है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले पैम आएगा, पैम के बाद वहां पर GRNA आएगा, RNA के बाद वहां पर आके कट होगा। मतलब पैम आएगा, पैम बताएगा कि ये वाला लोकेशन है, यहाँ पर कट करना है। फिर वहां पर गाइडेड RNA आएगा, गाइडेड RNA आने के बाद ही वहां पर कट होगा। अभी इसको और पढ़ेंगे, नीचे आएगा आपका डिटेल में। तो इसको हम कैसे करेंगे? माइक्रो इंजेक्शन से अगर हम मेल प्रो न्यूक्लियर में डालते हैं mRNA को, तो ट्रांसफर करेंगे स्यूडो प्रेग्नेंट फोस्टर मदर पे, तो कैसे बनेंगे फाउंडर? सब में ये वाला जो हमारा mRNA है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट ये है CRISPR Cas जीनोम एडिटिंग टूल। CRISPR हॉलमार्क्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन बैक्टीरिया। तो CRISPR का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है? Cas प्रोटीन, CRISPR लोकस, और ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है? यस, प्रोटीन RNA कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है नेचुरली। इसको हम एडिट करते हैं कैसे? हमको हमारा सीक्वेंस जो चाहिए, जिस सीक्वेंस पे हमको टारगेट करना है, उस टाइप के सीक्वेंस पे हम क्या करते हैं? इसको एडिट करते हैं, इसलिए इसको एडिटिंग टूल बोला गया है। देखिए, पैम है, टारगेट है, ये बताता है कि ये वाला टारगेट है। यहाँ पर GRNA गाइड RNA आता है और Cas प्रोटीन के साथ वहां पर अटैच होता है, और फिर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां पर कट करना है वहां पर वो कट करता है। नेक्स्ट, Cas प्रोटीन, Cas9, राइट? तो Cas9 प्रोटीन क्या है? 6 डोमेन से बना हुआ है। REC1, REC2, ब्रिज हेलिक्स, पैम इंटरैक्टिंग HNH, RUVC। तो यहाँ पर REC1 डोमेन क्या करता है? सबसे बड़ा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइटिश ऑरेंज कलर का है, सबसे बड़ा है वो, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग गाइड RNA। जब तक गाइड RNA अटैच नहीं होगा, वो CRISPR प्रोटीन वहां पर जाके कट नहीं कर सकता है, क्योंकि वही डायरेक्शन के लिए गाइड कर रहा है। यस, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं, बट हमको ये नेचुरली मिल रहा है। नेक्स्ट, रोल ऑफ REC2। मैम नेक्स्ट नहीं, सॉरी, हाँ, इसकी नहीं मैम, वही लगा दीजिए। REC2 डोमेन नॉट येट वेल अंडरस्टूड कि क्यों है वो। नेक्स्ट है आपका आर्जिनिन रिच ब्रिज हेलिक्स इज फॉर इनिशिएटिंग क्लीवेज एक्टिविटी। वहां पर पैम आया, REC1 आया, REC2 आया, अब एक ब्रिज बनता है जहां पर वो बताता है कि क्लीवेज की एक्टिविटी अब आप स्टार्ट
कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पैम इंटरैक्टिंग डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग बाइंडिंग टू टारगेट डीएनए। जब पैम वहां इंटरैक्ट होगा उन चारों रिस्पॉन्सिबल डोमेन से, तब वहां पर टारगेट डीएनए पे क्या करा जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। HNH एंड RUVC ये दोनों क्या है, एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम। हिस्टिडीन, एस्पारेजिन, हिस्टिडीन और रिजॉल्व इन्वर्टेड अनयूजुअल डीएनए स्ट्रक्चर एस, ये दोनों क्या है, एंजाइम के नाम है, न्यूक्लियस जो क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब समझ आया चेंजेस। हम पहले जो जिंक ZFN और टैलेंट की बात कर रहे थे, वहां पर क्या था, डबल स्ट्रैंडेड कट हो रहा था। यहां पर कौन सा स्ट्रैंड कट हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो HNH और RUVC है ये न्यूक्लियस के नाम है, और HNH क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है, हिस्टिडीन, एस्पैरेजिन और हिस्टिडीन, और RUVC क्या है, रिजॉल्व इन्वर्टेड। एक्चुअली RUVC की जस्ट कंटिन्यू में था, अगर आप नेट में देखें कंटिन्यूशन में था, इसलिए है। अगर आप और डिटेल जाएंगे तो आपको मिलेगा रिजॉल्व इन्वर्टेड अनयूजुअल डीएनए स्ट्रक्चर C। नेक्स्ट मैम, हाँ गाइड मैंने बोला था GRNA। The guide RNA is engineered to have 5' end that is complementary to target DNA. Obviously हमारा जो टारगेट डीएनए है, हम जो सीक्वेंस बना रहे हैं वो उसका क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। दिस आर्टिफिशियल गाइड डीएनए बाइंड Cas9, जो हमारा Cas9, मैम एक बार पीछे करेंगे क्या, बैक, मैम बैक करेंगे क्या, और ये यहां देखिए ब्लू कलर का Cas9 दिख रहा है। जब तक पैम, GRNA और Cas9 तीनों अटैच होके नहीं आएंगे तब तक हमारा कट नहीं होगा। मैं वापस वहीं पर ले जाइए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, दिस आर्टिफिशियल गाइड RNA बाइंड Cas9, इंड्यूस सम कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड मेक इट एक्टिव। यहां पर देखिए राइट साइड में, यहाँ पर हमने जो नॉर्मल पढ़ा था, REC1, REC2, HNH, RUVC और पैम इंटरैक्टिंग और ब्रिज। अब इसका कॉन्फर्मेशन चेंज देखिए कितना चेंज हो गया है। REC2 जो नीचे था वो ऊपर आ गया है, और सारी चीजें अपने आप में चेंज हो गई हैं, राइट। अब ये वाला जो डिजाइन है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये अब क्या करेगा, कट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, जीन एडिटिंग टेक्निक इज इंसर्टिंग, रिमूविंग, मॉडिफाइंग डीएनए इन अ जीनोम। हम जो एडिटिंग कर रहे हैं वो क्या काम करता है, इंसर्ट करता है, रिमूव करता है, या तो मॉडिफाई करता है। किस क्या चीज के यूज करने से, रेडिएशन, केमिकल, न्यूक्लियेसेस और मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर और न्यूक्लियेसेस एक ही है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यूज्ड कैसे हो रहे हैं, इन मेगा न्यूक्लियोसेस, ZFN, टैलेन एंड CRISPR-Cas। So with CRISPR-Cas9, multiple genes can be targeted, referred to as genome editing, और nuclease created double stranded break। ये double stranded break किस में हो रहा था, ZFN और टैलेन में। कहाँ पर, desired location में, which is repaired through, मेगा मतलब बहुत बड़ा, तो which is repaired through NHEG, HDR। NHEG मतलब non homologous end joining और होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ गाइडेड पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, SG सिंगल गाइड RNA, यहाँ पर Cas9 न्यूक्लियस और Cas9 कॉम्प्लेक्स। Cas9 कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जिसमें REC1, REC2, ब्रिज, RUVC, HNH ये सारे हैं। जब ये सारे मिलके आपको लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए चेंज आने लगा है। गाइड RNA टारगेट्स एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस एंड द अटैच्ड Cas9 एंजाइम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अटैच हुआ। अब हमने क्या पढ़ा था पिछले स्लाइड में, रिपेयर मैकेनिज्म, NHEG HDR, राइट। तो NHEG क्या है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर। तो NHEG में क्या होता है, इंसर्शन होता है या तो फिर डिलीशन होता है, नॉक आउट होता है। जबकि HDR में क्या होता है, हमेशा करेक्शन या अल्टरेशन होता है, नॉक इन। नेक्स्ट, CRISPR-Cas9 टू मैकेनिज्म देखिए इसमें, डिजायर्ड में जीन नॉकिंग,
Knockout, gene tagging, specific mutation, insertion or deletion, knock-in और promoter study. Next. यहाँ पर देखिए पोटेंशियल, म्यूटेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड जीन नॉकआउट. यहाँ देखिए नॉन होमोलोगस में रेड कलर का आ गया, ठीक है ना. यहाँ पर जो रेड चेंजेस दिख रहा है वो नॉन होमोलोगस है, जहां पर हम डिलीट किए थे, और होमोलोगस में वो क्या हो गया, इंसर्ट हुआ है. नेक्स्ट. टारगेटिंग देखिए, वायरस इन्वेड किया बैक्टीरिया में, न्यू स्पेसर डिराइव हुआ बैक्टीरिया से, और वो इंटीग्रेट किस में हुआ, क्रिस्पर सीक्वेंस में. अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो क्रिस्पर हमारा बैक्टीरिया से मिलता है वो कैसे है. तो यहाँ पर वायरस इन्वेड किया बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया अपना क्या करा, इम्यूनिटी, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू किया. तो न्यू स्पेसर जैसे ही आया वहां क्रिस्पर सीक्वेंस में अटैच हुआ, क्रिस्पर आरएनए फॉर्म हुआ. ठीक है. अब ये क्रिस्पर आरएनए गाइड क्या करेगा, मॉलिक्यूल को, मशीनरी को टारगेट और डिस्ट्रॉय करेगा वायरल जीनोम को. समझ आया क्या. वायरस जैसे ही बैक्टीरिया में इन्वेड करता है, अपना डीएनए डालता है, पता चलता है कि कुछ फॉरेन चीज आई है, बैक्टीरिया अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करता है, वहां पर अटैच करता है, क्रिस्पर आरएनए फॉर्म करता है, जहां पर जीआरएनए, क्रिस्पर का जो गाइड आरएनए है, स्पेसर मोटिफ होता है, जगह होता है, पैम रीजन होता है जो अटैच करता है. पीएम पैम पढ़े थे हम, वो वाला है. तो क्रिस्पर आरएनए वहां पर आता है, गाइड करता है, और वहां पर अब डिस्ट्रॉय करने का काम क्या करता है, वायरस के डीएनए को. नेक्स्ट. हाउ क्रिस्पर वर्क्स, फाइनली ये आता है. मैम इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि सबको समझ आए. फर्स्ट देखिए यहाँ पर टारगेट सीक्वेंस, सीआरएनए सीक्वेंस, गाइड आरएनए, Cas9 प्रोटीन, यहाँ पढ़ चुके हैं. इससे एक प्रॉपर हमारा क्या बनता है, क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स. अब ये जो कैस प्रोटीन फॉर्म कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स विद गाइड आरएनए. गाइड आरएनए ही क्या करेगा, हमको बताएगा कि कौन सी लोकेशन पे जाके हमको अटैक करना है. पर एक सीक्वेंस हमारा क्या था, जब तक पैम सीक्वेंस नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं. तो टारगेट सीक्वेंस प्रेजेंट है, जब पैम रीजन आके वहां अटैच हुआ टारगेट में, तब वहां एसोसिएशन किसका हुआ, टारगेट जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस और एडजेसेंट टू प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटीन, PAM. ठीक है. अब यहाँ पर आया क्रिस्पर, और यहाँ पर फाइनली Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स क्या किया, कट करने का काम किया. कैसे, डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए. मैम नेक्स्ट. यहाँ पर वो क्लीव किया और डोनर डीएनए को क्या करा, इंसर्ट किया और साइड टू फॉर्म अ ट्रांसजेनिक डीएनए. समझ आया क्या. हमारे को कट करना था, उसमें अटैच करना था कोई डोनर डीएनए का, तो उसको हमने ब्लू कलर वाले को अटैच किया और फाइनली हमारा काम हो गया. नेक्स्ट. हमने नॉक आउट और नॉक इन पढ़ा था. तो नॉक इन जो था वो किसमें था, होमोलोगस में. ठीक है. ये देखिए यहाँ पर क्रिस्पर Cas9, जो हम हमेशा मैं Cas9 बोल रही हूँ, वो सिग्नेचर Cas9 है, बट Cas के इतने सारे और भी हैं जो जनरली अब तक ज्यादा यूज नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी Cas9 ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला आपको बताया है. नेक्स्ट. तो अब इतना क्रिस्पर पढ़ लिए, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इंटरस्पेस शॉर्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज 1987. फिर 2002 में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्रिस्पर का टर्म यूज हुआ था. 2007 में ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेडिएट किया गया था. फर्स्ट ह्यूमन क्रिस्पर Cas9 ट्रायल कब हुआ था, 2016 में. जीनोमिक डीएनए, Cas9, गाइडेड आरएनए, पैम रीजन, ये चारों और Cas9 ये सब अटैच होके क्या बनाएंगे, से डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बनाने के बाद NHEG, HDR, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस में नॉकआउट हो जाएगा, और होमोलोगस में क्या होगा, इंसर्ट होगा. राइट. और टेम्पलेट डीएनए. ठीक है. नेक्स्ट. क्रिस्पर Cas9 टीम, एमिनुअल क्रैम्प्रिंटर, जेनिफर डोनलर, मार्टिन जेनेक, Zrosiski and Nes Flonfora. Next. मैम थोड़ा ऊपर कट गया. अब ये जो क्रिस्पर हमने पढ़ा है, ये एप्लीकेशन कहाँ पर है. हमने पढ़ा क्रिस्पर होता क्या है, काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली. अब हमको बताना है कि हम इतनी मेहनत करके जो टाइम निकाल के यहाँ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है और कहाँ अप्लाइड हो रहा है.
तो ये एप्लीकेशन कहाँ पर हो रहा है? एग्रीकल्चर में। देखते हैं कैसे हो रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन तो आप सबने पढ़ा होगा बीएससी में, पढ़ा है क्या? Yes, ma'am. जी जी। तो ये देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में, और यहाँ पर पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन किस में होता है? रूट नोड्यूल्स में होता है, राइट? पढ़े थे, रूट नोड्यूल्स में होता है हमेशा जो, लेकिन Yes, ma'am. है ना? हाँ ठीक। तो अब देखिए सिलेक्शन ऑफ टारगेट साइट इन सिलिको एनालिसिस। अब हम पहले टारगेट साइट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे किसके लिए? गाइड आरएनए के लिए, ताकि हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना सकें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रमोटर। प्रमोटर क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? प्रमोटर क्यों? क्योंकि हमको वहां से स्टार्ट करना है, प्रमोट करता है वो। Cas9 प्रमोटर गाइड आरएनए कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? एक वेक्टर, जिसको हम डिलीवर किसमें करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में। फिर हम इसको प्लांट में जब देखेंगे तो प्लांट कैसा होगा? स्क्रीनिंग करेंगे तो देखेंगे भाई कि आया है कि नहीं आया डीएनए सीक्वेंस में। अब एक को तो करेंगे नहीं, पीसीआर करेंगे, एक की 1000 कॉपीज चाहिए हमको, ताकि हम क्या कर सकें? अगर गलती से एक भी छोटा सा अगर हमारे पास एक ही है और वो खराब हो जाए तो फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर से पार्टिकल बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, फिर से प्लांट में डालना पड़ेगा, फिर सीक्वेंस करना पड़ेगा। तो पीसीआर हम हमेशा इसलिए करते हैं कि एक की 1000 कॉपीज बना लें, ताकि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली कर सकें। यहाँ पर हमने पीसीआर किया, म्यूटेशन देखा। पीसीआर का मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, बट हम इन जनरल एक जेनेटिक में क्यों करते हैं? ताकि हम कॉपीज बना सकें। तो म्यूटेशन देखिए, टीडीएनए इंटीग्रेशन होगा। टीडीएनए होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में, राइट? वहां पर जनरेशन एडवांसमेंट देखेंगे तो वहां पर भी क्या है? रिमूवल ऑफ क्रिस्पर कैस कैसेट। समझ आया क्या यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? जो डीएनए ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट दैट कंटेन द डिजायर्ड म्यूटेशन, वो 7th पोजीशन में भी म्यूटेशन में है, बट वहां पर क्या हो गया? हमारा क्रिस्पर कैस प्रोटीन का जो कैसेट है वो हट गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन कैंसर रिसर्च। ये सबसे अच्छा टॉपिक है इसमें। रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम पेशेंट, इसमें हम क्या करेंगे? टी सेल पर काम करेंगे। हम क्या, इन मैं नॉर्मल बता देती हूँ। टी सेल पेशेंट से निकालेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? क्रिस्पर कैस प्रोटीन से हम CAR कार लगाएंगे उसमें, और वहां पर अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा? वो पेशेंट के अंदर जैसे ही जाएगा, वो टी सेल्स क्या करेंगे? कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करेंगे और इसको खराब, जो खराब कर रहे हैं सेल्स को खत्म करने का काम करेंगे। इन बेसिक अगर बताया जाए तो, छोटे से बात में बताऊं तो टी सेल निकालेंगे, उसको हम कार लगाएंगे, कार लगाने के बाद उसको क्या करेंगे? अंदर वापस अपन ह्यूमन में डालेंगे। ह्यूमन में डालने के बाद वो क्या करेगा? कैंसर के जितने सेल्स उसको डिटेक्ट करेगा और उसको मारने का काम करेगा। चलिए देखते हैं। रिमूव करेंगे ब्लड से टी सेल्स। टी सेल्स के बाद मेक क्रिस्पर एडिटेड टी सेल्स इन द लैब। अब उसको हम निकाल के क्रिस्पर एडिटेड बनाएंगे। इसके बाद हम डिलीट करेंगे 3 जीन्स विथ क्रिस्पर। अब यहाँ पर एडिटेड टी सेल्स डालेंगे, PDC1, TRAC, TRBC जीन्स डिलीट करेंगे, और यहाँ पर मिलियंस, हमेशा हम लोग एक नहीं बनाते हैं, एक के मिलियंस बनाएंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे किसमें, या इन्फ्यूज करेंगे किसमें? ह्यूमंस में, और फिर वो क्या करेगा? कैंसर में जाके अटैक करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्रिस्पर इन मेडिकल फील्ड। इन विवो और एक्स विवो। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, और एक्स विवो मतलब आउटसाइड, मतलब अपन लैब में करेंगे। तो इन विवो में देखिए यहाँ पर क्रिस्पर पैकेज क्लासमेट इनटू डिलीवरी व्हीकल, एक्स लिपिड नैनो पार्टिकल, जिसको हम डिलीवर करेंगे किसमें? सर्कुलेशन में, स्पेसिफिक ऑर्गन में। जबकि आउट में क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे बोन मैरो, वहां से मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई को डिजीज सेल्स को किसमें चेंज करेंगे? हेल्दी सेल्स में। अब उसको एक सेल चेंज करने या 4 सेल को चेंज करने से तो होगा नहीं, तो उसको हम लैब में क्या करेंगे? एक बार चेक करेंगे और एक्सपांड करेंगे, फिर उसको वापस रिटर्न किसमें करेंगे? पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट। इन कैंसर पेशेंट का टी सेल लेंगे, वहां पर उसको गाइडेड आरएनए
Cas9, पैम प्रोटीन, टारगेट, ये चारों को मिला के हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे PDCD1 में, ट्रैक सी और TRBC, ये तीनों हमने पिछली बार डिलीट किया था, अगर याद होगा पिछले के पिछले स्लाइड में। इन तीनों को डिलीट करेंगे और यहाँ पर क्रिस्पर कैस आएगा, TCR, टी सेल जो आएगा वहां नॉकआउट करेगा और वहां पर कैंसर पेशेंट में वापस डालेंगे, तो क्या होगा, उसके जितने भी कैंसर सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। टी सेल्स को लिया है, टी सेल में कार डाला है, कार डालने के बाद हमने क्या किया है, उसको 3 चीजों को हटा दिया है, उसके बाद नॉकआउट किया है। नॉकआउट मतलब डिलीट करना, तो टैक TRAC, TRBC और PDCD1 ये तीनों को हमने डिलीट किया है, इसलिए यहाँ पर नॉकआउट आया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको वापस पेशेंट के में डाल दिया है। नेक्स्ट, टी सेल कलेक्ट किया गया, उसको फिर कार में डाला, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर में, और उसको पेशेंट के सेल में फिर टी सेल में डाल दिया। धीरे धीरे वो क्या करेगा, बॉडी में कार टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा कैंसर सेल को और उसको क्या करेगा, किल करने का, डिलीट करने का, रिमूव करने का, मारने का काम करेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग प्लेबो एंड पिकासो, अ गेम चेंजर इन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। हम सब ने वो वाला पढ़ा है क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स? MSc वाले तो पढ़े ही होंगे फॉर श्योर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है क्या? यस मैम। यस, तो ये वही वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है डेवलपमेंट बाय DTU बायोस्टेन प्लेबो एंड पिकासो, अ न्यू क्रिस्पर टूल किट, जो क्या कर रहा है, बैक्टीरियल जीनोम एडिटिंग टूल है, जो ऑफर अनमैच्ड प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फैसिलिटेटिंग रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया फॉर डाइवर्स बायो प्रोडक्शन एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि मैम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या, ठीक है, इट्स ओके। प्रिसीजन एडिटिंग, प्लेबो एंड प्लेबकैसो वाला क्या है, जो प्रिसाइज है, रिवर्सिबल DNA एडिट्स है विद इन, ये पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही काम आता है, यूजिंग स्पेशली फ्यूजन एंजाइम्स लाइक मॉडिफाइड Cas9 coupled with editor module CBE और ABE, ठीक है। क्या मतलब समझ आया इसमें आप लोगों को? क्या समझ आया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, कोई बता सकता है क्या बिना गूगल में पढ़े? Ma'am, it is an interdisciplinary field between computer science and biological science. बेटा अगर छोटा सा मैं बता दो तो समझ आ जाएगा, नॉर्मल जैसे मैं बता रही हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमेशा जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपना बता रही हूँ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। वर्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। बायो मींस बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसेस को जब हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजीज, तो उसमें हम क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जितने भी सीक्वेंसेस हैं अभी दुनिया में, डायनासोर से लेके अभी आगे आगे दिन ब दिन हर मिनट एक नया रिसर्च होता जा रहा है, उन सबके सीक्वेंसेस को क्या करते हैं, एक हम साइट पे डाल देते हैं, ताकि जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी नए लोगों काम, हाँ ऑब्वियसली जितने भी नए लोग काम कर रहे हैं उनको एक कंट्रोल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक हार्ट डिजीज पे काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, और मुझे पता करना है कि पुराने में कितने हुए हुए, क्या पता मेरा सीक्वेंस अलग हो जाए, राइट। अगर मेरा कोई एक सीक्वेंस मिल रहा है जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसमें एक नया सीक्वेंस मिल रहा है, और अगर मैं वहां पर साइट में जाके देखती हूँ कि वैसा सीक्वेंस नहीं है, तो ये तो मेरे लिए नया हो गया ना, नया इनोवेशन हो गया। तो जितने भी सीक्वेंसेस है, चाहे प्रोटीन हो, जीन हो, DNA हो, RNA हो, न्यूक्लियोटाइड हो, एनीथिंग, उन सबको एक साइट पे डाल दिया गया है NCBI में। जो आपने बोला ब्लास्ट एंड फास्टा, ये सारे में डाल दिया गया है। उन सब में हम क्या करते हैं, और ये सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं कि बायोटेक वालों के लिए ये सिर्फ ओपन है। यहाँ NCBI में कोई भी जाएगा, वहां पर लिखेंगे ह्यूमन इंसुलिन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, व्हाटएवर आपको जिसका भी सीक्वेंस चाहिए आप वहां लिखेंगे। वहां पर एक बॉक्स है, वहां पर क्लिक करेंगे, पूरा ओपन होगा, जिसमें हमको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, DNA, RNA, नॉर्मल सीक्वेंसिंग क्या चाहिए, वहां पर उसको प्रेस करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वो सीक्वेंस ओपन हो जाएगा। ओपन करने के पहले वो क्या बताएगा, 100 चीजें निकाल देगा, कौन से पोजीशन पे वाला माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया A, B, व्हाटएवर जो भी है। अब आपका जो जीन, आपका जो इंटरेस्ट है उसको ओके करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सीक्वेंस दिखाएगा।
सीक्वेंस दिखाने से पहले वो ओरिजिन बताएगा, कहाँ से लिया गया है, किसने क्या किया है, उसके बाद पूरा डिटेल बताएगा। ये क्या हो गया आपका लास्ट। अब फास्टा क्या करेगा, इसी के सीक्वेंस को थोड़ा सा कहीं का भी एक सीक्वेंस ले लिया और ऊपर यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे फास्टा लिखा होगा। जैसे ही वहां क्लिक करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको एक अनदर सीक्वेंस मिलेगा बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं फास्टा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आया क्या सबको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, पूछिए पूछिए नदीम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिसीशन एडिटिंग में पढ़ रहे थे हम। क्रिस्पर कैस कपल्ड किससे होता है? एडिटर मॉडिट्यूल CBE और ABE। तो CBE और AB क्या है? C है यहाँ पर साइटिडीन, A है क्या यहाँ पर? एडिडिन। तो एडिडिन और साइटिडीन का बेस एडिटर है वो। नेक्स्ट है आपका ओवरकमिंग लिमिटेशन। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्रिस्पर सिस्टम जो है प्लेगबो और प्लीकैसो डजंट रिक्वायर स्पेसिफिक पैम सीक्वेंसेस। यहाँ पर जो प्लेबो और कैसो है वहां पर क्या है, पैम सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ टारगेट डीएनए आएगा और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूलर चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पैम यहाँ अटैच होगा तब चालू होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। रिवर्सिबल एडिट्स, मतलब हम यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं, परमानेंट नहीं है। एक बार हम यहाँ पर कट किए तो कट हो ही गया, यहाँ हम वापस क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू एल्गोरिथम अनकवर्स 188 रेयर क्रिस्पर सिस्टम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FLSH क्लस्ट फास्ट एंड स्लो। यहाँ पर सीक्वेंस जो है फास्ट और स्लो कट करने का है। इसको सबसे पहले MC गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने, ब्रॉड इंस्टीट्यूट एंड NCBI ने डेवलप किया था एल्गोरिथम को टू आइडेंटिफाई 188 न्यू रेयर क्रिस्पर सिस्टम इन बैक्टीरियल जीनोम। इसका क्या है, एल्गोरिथम एफिशिएंसी, फ्लश क्लस्ट क्विकली शिफ्ट थ्रू वास्ट जीनोमिक। इसका मैं बेसिक बताऊं तो क्या करता है ये, बहुत सारा सीक्वेंस है हमारे पास, उसको हम एक साथ डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, सेव करके नहीं रख सकते। तो वो शर्लॉक क्या करता है, यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में शर्लॉक लिखा हुआ है। वो क्या करता है, छोटे छोटे क्लस्टर्स में इंफॉर्मेशन को लेता है और जैसा हायरार्की है, मतलब सबसे पहला जो आना चाहिए, उसके बाद जो सेकंड आना चाहिए, वो थर्ड आना चाहिए, उस हिसाब से क्लस्टर्स बनाता है और उसको सेव करके रख देता है। समझ आया क्या? समझ आया क्या सबको? और उसके बाद है अनप्रेसिडेंट डाइवर्सिटी, द स्टडी द अंडरस्टूड वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्रिस्पर सिस्टम मोस्टली फाउंड इन अनयूजुअल बैक्टीरिया हैबिटेट्स लाइक कोल माइंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैम क्रिस्पर्स का मैम एक्सट्रैक्शन कैसे करा जाता है मैम? किसका? मैम इस सिस्टम जो है, क्रिस्पर सिस्टम है जो, इसका RNA इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? जैसे mRNA इन सब का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक मैकेनिज्म होता है, इसका कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन कैसे निकाला कैसे जाता है? क्रिस्पर, देखिए क्रिस्पर में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट डीएनए, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब उसका सीक्वेंस पहले मैं देखूंगी, उसके अकॉर्डिंग GRNA बनाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगी। तो वो RNA क्या होगा, GRNA वहां पर जाके वो क्या करेगा, कट कर देगा। मतलब मेरे को लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ATTTCCGG है, ये हमें पता है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब ये ATGGCCG का हमने क्या किया, बना के कॉम्प्लीमेंट्री एक GRNA बना लिया।
अब ये जीआरएनए जाके पैम Cas9 और ये अटैच होगा टारगेट में और वहां पर जाके इसको कट कर देगा। क्रिस्पर है क्या? क्रिस्पर हमने कुछ नहीं बनाया है, बैक्टीरियल डीएनए से हमने उसे निकाला है, पर बैक्टीरिया भी ये कैसे प्रोड्यूस किया हमने ये पढ़ा है कब? जब वायरस कोई भी इन्वेड करता है, अपना डीएनए डालता है, तो वहां पर क्या करते हैं, मैं सबका बताऊंगी एक बार ना। तो वहां पर वो बैक्टीरिया क्या करता है, क्रिस्पर में कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, वहां पर क्रिस्पर कैस प्रोटीन बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, और फिर वो कंप्लीट बनाने के बाद क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस के जो डीएनए जो आया है उसको रिमूव करने का काम कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन क्या था? हाँ, कमर्शियल किट। अरे आजकल सब चीज की कमर्शियल किट आती है, सब चीज की कमर्शियल किट आती है, बिल्कुल बिल्कुल आएगी यहाँ तो। मैम अपने इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? किस चीज के लिए? मैम इस क्रिस्पर पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस टाइम करंटली काम कर रहे हैं मैम? जैसे कि कौन NBRI या फिर IGIB कौन से कर रहे हैं मैम? आई डोंट नो, मैंने इस पर काम नहीं किया है। कहाँ कौन काम कर रहा है मुझे मैटर नहीं करता, एक्चुअली मेरे लिए ये है कि नया काम क्या हो रहा है। अब मैं आप सबसे यही कहूंगी, फ्री में ज्ञान नहीं देना चाहिए, बट स्टिल आई एम सेइंग वर्क ऑन दैट प्रोसेस। जो अभी नया है और कौन कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है दैट मैटर्स। मैम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे मैम, इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप इंटर्नशिप के लिए, बट आपके लिए उसको मेरे ख्याल से तो बड़ी सिटीज नहीं होगा क्रिस्पर पे, और आपको डायरेक्ट क्रिस्पर पे तो काम करने नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, नहीं देंगे। MSc की बात की BSc की बात है आपका? ये MSc में जो जाते हैं इंटर्नशिप वाला ना, मास्टर्स में नहीं अभी ना अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको वो थर्मो, अभी हमारे कॉलेज में कुछ बच्चों के लिए कराया गया था, उन्होंने इतने पैसे लेके सिर्फ क्या काम कराया, रेट को टेम्परेचर के बेस पे, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उनके रिप्रोडक्शन में क्या कम आता है, क्या ज्यादा आता है। लिटरली मतलब आई वाज लाइक 3 महीने वो वेस्ट किए हैं अपना। हमारे कॉलेज में ही आए थे, जो बाहर से आए थे चेक करने के लिए, लास्ट में जो आपका प्रेजेंटेशन होता है सब कॉलेज का, फिर उन्होंने बोला 3 महीने में आपने यही काम किया है। सो जितने भी MSc वाले हैं जिनको इंटर्नशिप के लिए जाना है, बेटा आप लोग जाओ, बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट, बट टॉपिक ऐसा चूज करना जो इसमें कुछ पोटेंशियल हो। मैम डायरेक्टली मैम इस समय मैंने CDRI और एम्स में दोनों जगह मैम किया था, तो उसमें हम लोगों ने मैम एनिमल हैंडलिंग और किया था। एम्स में हम लोगों ने mRNA पे काम किया था, उसका एक्सट्रैक्शन और वर्किंग पे। ग्रेट। तो ये आपका ही देखो इंटरेस्टिंग है, ये आगे काम आएगा। जितने भी जो बुलाते हैं ना ऐसे इंटर्नशिप के लिए, जितने हमारे कॉलेज से गए थे, किसी का भी अच्छा वहाँ पे थर्मो फिशर वाले मिले थे हमारे कॉलेज मिले थे GD रूंगटा कॉलेज। मैं वहाँ पे अभी इस समय मैम मेरे पे कनेक्टेड है मैम साइंटिस्ट भी और साइंटिस्ट C के मैम, साइंटिस्ट से कनेक्टेड है मुझसे, थर्मो फिशर के ही। वो लोग कहते हैं चीज़ों पर पेड है मैम, महंगा है, वो 15,000 रुपए ले रहे हैं। वही एक तो आप लोगों में दिक्कत ये है कि रहना अलग है, खाना अलग है, वहाँ का इंटर्नशिप का पैसा अलग है, और सबसे बड़ी बात आप पहली बार जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ के सोफिस्टिकेटेड चीजें हमने देखी नहीं है, तो उसको हैंडलिंग करना आना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी थीसिस लिखना आना चाहिए। तो चीजें बहुत सारी हैं जो एक साथ 3 महीने में आपको काम कराया जाता है, और वो तो करके आ जाओगे, क्योंकि वो तो आप बड़े हैं, वो आप मान जाओगे और करके आ जाओगे। जब यहाँ वालों के पास आते हो वो अपने नॉलेज के हिसाब से पूछते क्यों किए, क्या काम आएगा। यस मैम, राइट। मैंने सुना है बहुत हाँ मैम इंडस्ट्री वाले मैम मतलब रिसर्च वालों को लेते नहीं है, और मैम मास्टर्स के बाद नेट वेट करने के बाद PhD वाला सीन आता है, तो मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए भी कि मैम इंडस्ट्री में जाए या फिर रिसर्च हो जाए। मैं कुछ बोलूं क्या? मेरे हिसाब से ना PhD कर लो सब आप लोग, इट्स अ बेसिक थिंग। वो आपको, मैं ये बोल रही हूँ रिसर्च में PhD इसलिए, PhD डजंट मीन कि आपको सब आता है। PhD मीन्स आपको एक टॉपिक के बारे में सब आता है। मैं समझा पा रही हूँ क्या? PhD का मतलब ये नहीं होता कि आप एक एनसाइक्लोपीडिया हो गए, जैसे क्लिक किए पूरा आंसर फट से आ गया, नहीं।
अभी आप MI पे ज्यादा काम किए तो यू नो बेटर देन मी, राइट, क्योंकि आपने उस पे वर्क किया है। आप जब किसी भी चीज पे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं यू नो इट बेटर। मैंने थ्योरी किया है तो आई नो बेटर, मतलब मैं सिर्फ थ्योरी बता सकती हूँ कि हो सकता है। जैसे आज मैंने क्रिस्पर पे बताया, आप गूगल में लिखना क्रिस्पर पे कैंसर होता है लिखा आएगा, बट 60% ही काम करता है, 100% क्रिस्पर भी काम नहीं कर रहा है। आप गूगल पे एक बार चेक कर लेंगे तो मतलब हर चीज जो नई आई है डजंट मीन कि वो 100% हमारा दे रही है। 100% तो कोई मशीन भी नहीं देती है, राइट। तो पीएचडी इसलिए मस्ट बोल रही हूँ क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं तो वो एक बेसिक नीड हो जाती है कि हाँ पीएचडी है मतलब इसमें दिमाग है। इट्स अ बेसिक मिथ, आई एम सो टेलिंग यू, मिथ है। मैं जैसे पीएचडी नहीं हूँ बट मेरे पेपर्स हैं पब्लिश्ड, मेरे जर्नल्स यस में मैम, हम लोगों ने पेपर्स देखे। हैं, SCI स्कोपस में है, मेरी बुक है, और मैं एडिटर हूँ, मैं रिव्यूअर हूँ SCI में। तो मतलब मैं हूँ ना, मेरे में दिमाग है इसलिए मैं रिव्यू कर पा रही हूँ किसी के पेपर को, राइट। मैं कमेंट कर पा रही हूँ उसका पेपर पास होगा कि नहीं होगा। बट मेरे पास क्या है, पीएचडी है नहीं, इट मींस आई डोंट हैव एनी माइंड, लाइक मेरे में कोई दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए पहले ये ब्रेक करना चाहा, ब्रेक करना चाहा कि यार नहीं, बिना पीएचडी के भी दिमाग होता है इंसानों में। आप अगर काम करना चाहें, सीखना चाहें, लिखना चाहें तो यू आर फ्री। आप बीएससी में बैठ के भी कर सकते हैं। मेरी एक एडिटेड बुक आई है अभी टेक हॉरिजॉन करके, IIP में और अमेजोन में भी है। उसमें मैंने बीएससी के बच्चों को लिखवाया है चैप्टर्स। कर सकते हैं बेटा, बिना पीएचडी के कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ MSc के नहीं, BSc के बच्चों को मैंने चैप्टर लिखा है। राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं, चैप्टर, आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। चैप्टर इज द बेसिक, एकदम स्टार्टिंग है ये। तो चैप्टर मैंने लिखवाया है और उनके पेपर को, उनके चैप्टर को पब्लिश करवाया है IIP में। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बायोटेक में आपको कितने सारी चीजें हैं जो आप नहीं किए हैं, आप उसे पहले लिखना सीखिए। लिखना इज वेरी मस्ट फॉर यू पीपल। आप कहीं भी जाएं, रिसर्च में भी चले जाएं बिना पीएचडी के, पर आपको पेपर तो लिखना पड़ेगा बेटा। आपने MI पे एक नया काम क्या किया, आपको पब्लिश कराना ही पड़ेगा। अगर आप पब्लिश नहीं कराते, वो आपका जो भी आपके ऊपर है वो आपका काम को लेगा, अपना नाम डालेगा और पब्लिश करा लेगा। यस मैम। तो लिखना तो आपको आना चाहिए, और बुक चैप्टर सबसे इजी है। हाँ, आप इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इजी पार्ट। अगर आपको सीखना है, आई विल मेक यू लर्न। और ये फ्री में भी होता है और कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी होता है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस आते हैं जिसमें बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्राउज़र में, कि आप एब्स्ट्रैक्ट भेजिए, तो अगर आपका एक्सेप्ट हुआ तो फिर वो स्प्रिंजर या एल्सवेयर या ISN नंबर पे जाता है। तो स्टार्टिंग क्या होता है, आप लोगों को बिना जर्नल वाले में जाता है, जिसमें बेटा मेरी बुक का नाम हिदायते दिल, लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस, और एक और है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तीनों बुक है मेरी। और एक IIP पे है टेक हॉरिजॉन, जिसमें मल्टी लोगों ने अपना अपना लिखा है। कुछ सीनियर्स ने लिखा है, कुछ टीचर्स ने लिखा है, प्रिंसिपल्स ने लिखा है। तो 10 लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने लिखा है उसमें। बट हाँ, आप सबको लिखना आना चाहिए चैप्टर। मैंने सिंगल ही किया है बेटा तीनों बुक। तो इफ यू वांट टू लर्न दिस बायोलॉजिकल टेक्निक इन पंजाब, लाइक वेयर कैन वी अप्लाई? बेटा पंजाब का मुझे नहीं मालूम, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो सॉरी। आप इंस्टीट्यूट में जाइए, आप ऑनलाइन देखिए पंजाब यूनिवर्सिटीज में बायोटेक कहाँ पर है और आप वहाँ अप्लाई कीजिए, पर राइटिंग लिख के जाइए। लो मैम, आई एम क्वेश्चन दैट बिट ऑफ टॉपिक to explain, to translate to, if it's all right with you, may I share my screen to explain my query? Yes please, कोई इशू नहीं, करिए। तो मैं ये सबको बोलूंगी, जितने लोग ऐड हैं, लिखना स्टार्ट करिए, लिखना सीखिए, छोटे से स्टार्ट करिए, और आगे बढ़ने के लिए लिखना आना चाहिए। चाहे आप सिर्फ बिना PhD के काम कर लो, पर करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ जी।